हेलो बच्चों, हम पढ़े थे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 18वां टोपी। आइए हम उसका दूसरा भाग शुरू करते हैं, जिसमें गोरैया और गोरैया कहाँ जाते हैं, एक कोरी के पास जाते हैं। कोरी वो होता है बच्चा जो फूई से जो रुई मिली है उसको फागा मिला रुई का, उस रुई से क्या बनाता है, उसकी लंबी लंबी तारें बनाता है, यानी कि सूत काटता है। उसी सूत से फिर क्या बनता है, कपड़ा। तो कमर झुकी हुई थी, उसने बदन पर धजी धुजी हो चुका एक दुसाला डाल रखा था। किसने? कोरी ने। कोरी बड़ी अनिच्छा से बोला, अनिच्छा मीन्स जिसमें उसकी इच्छा न हो, तुम लोग भागते हो या नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए, अंकिचन के लिए सूत काटने हैं, मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, कि मुझे राजा जी के कपड़ों के लिए सूत काटने हैं, और मुझे ऐसे मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे लिए मल्लार गाने से मुफ्त में काम करने की। गीत गाना वैसे मल्लार रहता है, गीत राग गाना कहते मुफ्त में काम करने की। अब गोरैया कहती, क्या इस मुल्क में सारे काम राजा जी के लिए होता है? फिर कोरी पूछता, तू किस मुल्क से आई, किस देश से आई है? कोरी ने उस भाव से देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन कैसा है, सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होते हैं। राजा जी के लिए लुगुए बुगुए भी तो बहुत है, इसी से में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। वो क्या कहती है, हम तुमसे फ्री में काम नहीं करवा रहे, इसके लिए हम तुम्हें जो तुम्हारी मजदूरी है, मेहनताना है, वो देंगे। अब गवरिया कहती, काट दोगे ना इस रुई को तो मैं आधा तुम रख लेना और आधा मैं। भाई इतनी अच्छी मजदूरी पाकर तो कोरी खुश हो गया। कोरी भी तैयार होगा, इतनी वाजिब मजदूरी पर काम करना न करना मूर्खता होती। वो तुरंत काम करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि राजा जी से उसे कुछ मिलने वाला नहीं था, लेकिन गोरैया से उसे आधे भाव की क्या मिल रही थी, पूरी मेहनताना मिल रहा था। तन मन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दी उसने, यानी कि बहुत अच्छा उसने लच्छेदार सूत काटा। जब मेहनत मजदूरी अच्छी मिलती है तो मेहनत भी अच्छे से की जाती है बच्चों, तो उसने अच्छा सूत काट दिया। आगे क्या होता है कि कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया, यानी उत्साहित कर दिया उसे कि उसका काम बनता ही जा रहा था। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और बोले, बुनकर भैया, इसे कते सूत से कपड़ा बुन दो। क्या कहती है? बुनकर होता है जो कपड़ा बुनता है। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, अगमुस हैरान होकर, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। बागा मीन्स चोला बनाना उसका। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाए। कारिंदे मीन्स सेवक। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, यानी कि चाकरी करने वाले नौकर मेरे पास अभी तुरंत आ जाएगी। इतना कहकर बुनकर अपने काम में फिर से लग गया। इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस संजोकर कहा, हमें सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, यानी कि फ्री में हम कोई काम नहीं करवा रहे। इसे बुन दे, आधा तुम ले लेना और आधा मैं। कहती, इस कपड़े से बुन दो, आधा कपड़ा तुम रख लेना और आधा मैं ले लूँगी। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। बेटा सबसे अच्छा सौदा था, उसको आधी जो चीज़ है ना उसका बहुत अच्छा दाम मिल रहा था, तो उसने उसके लिए वो भी तैयार हो जाता है। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया, उसका करत्था चलने लगा, यानी कि जो हाथ से काम करते हैं वो वाला चरखा चलने लगा। लड़की ढूंढने लगी। थोड़ी देर में उसने काफ़ी गफस और दजीब कपड़ा बुन दिया, यानी कि बहुत ही सुंदर कपड़ा बना दिया। आधा उसने ले लिया और आधा गौरैया ने। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी, यानी कि 3 पड़ाव पार कर लिए थे टोपी बनवाने के लिए। कपड़ा लिए हुए एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। अब वो टोपी सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाती है। खिसकती हो कि या नहीं? दर्जी क्रोध से, रोष मीन्स क्रोध से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी की 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। वो कहता है जो राजा की 7वीं रानी थी ना, उसकी 9 बेटियों के बाद आज 10वां पुत्र पैदा हुआ है, और उस 10 रत्न यानी कि 10वें पुत्र के लिए मुझे ढेरों झबले सिलने। झबले में उसके लिए छोटे छोटे कपड़े जो नवजात शिशु के लिए हम पहनाते हैं। दर्जी के माथे पर पसीना पोंछते हुए ठंडी यहाँ भरी, कुछ देना लेना भर माथे पसीना। कहती कि तुम्हें लेना देना तो है नहीं राजा से कुछ हमें, और माथे पर पसीना लाके उसका काम और मेहनत मजदूरी करनी है। इसके बाद गवरिया कहती है कि भैया हमें तो बेगार में, यानी कि बिना वजह मुफ्त में कोई काम नहीं करवाते। गवरिया बोली, इसे कपड़े की टोपी सील दे, बल्कि 2 टोपियाँ सील दे, एक तू ले लेना एक हम ले लेंगे, यानी कि 2 टोपियाँ सील दे, एक तुम रख लेना एक मैं। अब वो बहुत खुश होता है दर्जी, कहता है कि मुझे एक फ्री में टोपी मिल रही है, मेहनत मजदूरी मिल रही है मेरी, तो मैं क्यों नहीं किसी लिए टोपी सील दूँ। मुँह मांगी मजदूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। ठीक है, वो तैयार हो जाता है। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की
तरह सरल सरल उसकी रुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी, यानी कि जो उसकी सुई थी वो कपड़े के भीतर बाहर होने लगी, यानी कि उसकी सिलाई कार्य चलने लगा। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सील दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी उसे 5 फुंदे जड़ दिए, यानी कि वो इतना खुश हुआ उस टोपी को बनाने के लिए, उसने अपनी तरफ से, अपनी खुद की तरफ से उसके ऊपर 5 फुंदे भी लगा दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर गवरिया जैसे अपने आपे में ही नहीं रही, 1.5 टांगों पर ही नाचने लगी। फुदक फुदक कर गई गवरा को दिखाने। कहाँ गई? गवरा को दिखाने के लिए गई अपने टोपी को। देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदने वाली, वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना ही पड़ा, रानी नहीं राजा को, मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? अब उसको थोड़ा सा घमंड तो आ ही जाता है, जब प्रतिष्ठा और सम्मान मिल जाए तो बेचा घमंड सब में ही आ जाता है। उसके अंदर भी घमंड आ गया। अब मैंने टोपी पहन ली तो मैं सबसे बड़ी हूँ, राजा भी मेरे सामने कुछ नहीं है। टोपी पहनते उसके मन में एक लूस ने जोर से मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, यानी उसके घमंड ने उसे ललकारा कि चलो एक बार राजा के घर भी जाए, उसको दिखाए कि हाँ मेरे पास भी टोपी है, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं, यानी कितने सारे काम किए जाते हैं टोपी पहनने के लिए। टोपी में मान, प्रतिष्ठा और शक्ति, पावर का प्रतीक है ना, इसलिए कहा उसने। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी, यानी ऊंची चोटी पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे में टहलुओं से खुली धूप में फुलेल पर मालिश करवा रहा था, यानी कि अपने सिर पर मालिश, अपने बदन पर मालिश करवा रहा था अपने जो सेवक है उनसे। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे शरीर था। एक टोलवा सिर पर चंपी कर रहा था, जो एक नौकर सिर पर मालिश कर रहा था, दूसरा उसके हाथ पाँव की उंगलियों पर, तीसरा पीठ पर मुक्की कर रहा था, चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था, यानी कि हर तरह से उसको दबाया जा रहा, उसके शरीर पर मालिश की जा रही थी। गरवैया कुंगरे पर जोर से चलाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं है, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवैया से टकरा गई। गवैया से सिर पर फुदने वाली टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। राजा ने देखा कि उसके सिर पर अच्छी टोपी है जिसमें फुदने भी लगे हुए हैं, तो वह चकरा गया और गवैया एक ही बात चिल्लाई कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपने सिर पर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, राजा ने झट से पहनी। देख रही फुदगनी, मेरी टोपी में 5 फुदगने। गवैया ने अब दूसरा ही राग अपनाना शुरू कर दिया कि अब राजा ने टोपी तो पहनी, लेकिन मेरी टोपी में तो 5 फुदने लगे हुए हैं, राजा की टोपी में नहीं है। गवैया कहती है राजा की टोपी में तो एक भी फुदना नहीं लगा हुआ, मेरी टोपी में 5 लगे हुए हैं। राजा की टोपी में एक भी फुदना नहीं लगा। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल बुरी तरह बिगड़ गया। इस फुदकने वाली की गर्दन मसल दो, पंखने नोच डालो, सिपाहियों देर न करो। गुस्साया और सरकारी से को मार डालो, उसको बिल्कुल ही मसल दो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ गंदा क्यों करना, अपने आप चली जाएगी। मंत्री क्या कहते हैं, अपने आप चली जाएगी। महाराज क्यों, मच्छर को मारकर राजा अपने हाथों को गंदा करे। तब राजा सिपाहियों से बोला, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश हो गया। यानी कि इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता जितना उसको हो गया था गवैया को। अब घमंड की वजह से राजा ने उसकी टोपी नीचे गिरवा दी और राजा के सामने वो टोपी पेश कर दी नौकरों ने। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। इतनी सुंदर टोपी, कारीगरी की इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, यानी कि हैरान हो गया। भाई इतनी सुंदर कारीगर ने बनाई है, मेरे राज्य में मेरी सिवाय इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट देखने लगा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास इतनी अच्छी टोपी है, जो इसकी इतनी अच्छी टोपी है। बेटा क्यों थी उसकी टोपी अच्छी, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी दे के उसने बनवाई थी उन लोगों से, उसका मेहनताना दिया था उन लोगों को। लेकिन राजा कोई काम करवाता तो फ्री में करवाता है, डर से करवाता लोगों से, ठीक है, कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, मेरा काम कंप्लीट करो। उनको मेहनताना नहीं देता, उनके काम की वैल्यू को नहीं समझता। इस वजह से इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो इस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी, राजा चाहे और पता न चले। राजा क्या कहा, उस कारीगर को ढूंढने लगा जिसने ये बनाई थी। गिरते पिटते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अंदाता,
यानी कि राजा के सामने उसने सलाम किया। इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी मेरे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली, यानी गड़गड़ा कर क्रोध में आकर राजा ने कहा, दुहाई अंधाता, मुझे दुहाई नहीं, वजह बताओ कि मुझसे क्षमा मत मांगो, मुझे वजह बताओ क्या बात है। अब दर्जी कहता है कि कपड़ा बड़ा उम्दा था, उम्दा मीन्स अच्छा था सरकार, एकदम गर्फ और दबीज यानी कि कोमल और नरम कपड़ा था, इसलिए वो बन गई। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बनाया? ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बनाया? राजा पूछ रहा है। नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा, गिरते फिरते बुनकर हाजिर हुआ। अब बुनकर आ गया। माफ़ी बख्शी सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। राजा कहता है सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार, कि सूत अच्छा था इसलिए मैंने उसका अच्छा कपड़ा बनाया। महीन था यानी कि बारीक था और लच्छेदार था। इस सूत किसने कहा था? अब उसको बुलाया जाए। अब सूत बनाने वाला कोरी हाजिर हुआ। वो कहता है जान नहीं, मुझे बताओ जाओ। कहते मुझे बख्शो महाराज। वो कहता है तुम्हारी जान तब बख्शूंगा जब मुझे इसकी वजह बताओगे, तूने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं बनाया सूत। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। वो कहता रुई अच्छी थी तो सूत भी अच्छा ही बनेगा। बेटा बात तो वही ना, मेहनताना मिल रहा था उनको, इसलिए उन्होंने दिल से काम किया। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की कि अब रुई किसने बनाई, उसके बारे में मुझे बताओ। हाँफते हुए पिटते हुए दुनिया वहाँ पर हाजिर हुआ। क्षमा अंधाता राजा के सामने क्षमा मांगता है कि उसने राजा के लिए इतनी अच्छी रुई नहीं बनाई और इसके गौरैया के लिए कैसे बना दी। कहता है मुझे वजह बताओ। राजा ने गुस्से में कहा, गौरैया तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, आज तक मेरे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया सरकार। धुनी ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तो जो काम हुआ है इतनी निफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दो मैं बोलूँ सरकार, दुनिया बोला। वो कहता है अगर हम आपके लिए आगे से भी ऐसा ही काम करेंगे। लेकिन राजा कहता है मुझे रीज़न बताओ कि तुमने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया। महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसका आधा हिस्सा दे देती है, यानी कि उसको किसी से कुछ काम करवाए तो उसकी मेहनताना उसको साथ के साथ देती है। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, यानी कि आपके पास तो सब कुछ है फिर भी आप हमें मेहनत मजदूरी नहीं देते। इसके लिए मैं आपके काम में नसापत आती गई सरकार, यानी कि आपका काम अच्छे से नहीं बना। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए। बेगार नहीं है कि गौरैया ने अपनी टोपी बनवाने के लिए इसका पूरा कीमत इसकी दी है। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह तो राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इस टोपी नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली, यानी कि इसकी टोपी खींचने की भी हैसियत नहीं है, इसने तभी मेरी टोपी छीन ली। राजा अब वाकई अकबका हो गया। तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने उसकी टोपी कम खूबसूरत थी। तीसरा खजाने की पोल खुलती, यानी कि राजा घबरा गया, लेकिन अब उसको डर था अगर वो अपनी गलती मानेगा तो सबको पता चल जाएगा कि खजाने में पैसे भी नहीं है और दूसरे लोग उतनी अच्छा राजा के लिए काम नहीं करता जितना उसने गौरैया के लिए किया है। तमाम बेगार करवाने शक्ति से लगान वसूल करने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता। इतना ऐशोआराम, इतनी लस्सेकारी, इतने लवाजिम का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए एक अनोखा तमाशा देखने के लिए। मंत्री होले से कहा, यह मुंह फटा महाराज बेपर्दा ही करके दम लोगी, यानी कि इसने गौरैया ने महाराज को बेपर्दा कर दिया है। अब राजा खुद घबरा गया, झट से बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना और टोपी वापस कंगूरे की हवा में उछाल दी। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट से मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? ऐसा कहकर राजा अपनी टोपी कसकर पकड़ ली, यानी कि राजा ने कहा, कौन इस कमबख्त गौरैया के मुंह लगे, अब हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा उसने क्यों कहा? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वो अपनी प्रजा को उनका जो मेहनताना है अच्छी प्रकार से नहीं दे रहा, अपनी प्रजा की सुख सुविधा को नहीं देख रहा, सिर्फ राजसी ठाट के कारण उनसे काम करवा रहा है। दूसरी ओर जो चिड़िया है वो लोगों से उनका मेहनताना अच्छी प्रकार से दिया उसने, इस वजह से उसको अच्छी टोपी मिल गई। तो आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा।